स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है डॉक्टर पद्मजा शर्मा की कहानी सरप्राइज। पिछली बार जब वो घर आई थी तो रंगों से बिखर रही थी, फूलों से खिल रही थी, हिरनी से कुचालें भर रही थी, सबसे हंस हंस कर मिल रही थी, बात बात पर हंसी के कुल्ले से फूट रहे थे। उत्साह से लबरेज वो कह रही थी, माँ मुंबई आओ, कुछ समय मेरे साथ भी तो स्पेंड करो। मैं अच्छा भला कमाने लगी हूँ, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है। घर में काम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना बनाने के लिए कुक आता है, कपड़े झाड़ू और पोछे के लिए बाईजी आती है। आप तो बस उन्हें ऑर्डर देना और पूरे दिन घर में आराम करना। कुछ समय खुद को भी दो ना माँ, क्या दिन भर काम काम काम। एक दिन यूं ही जाने का समय आ जाएगा और सब यहीं रह जाएगा। माँ, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, जितना जी सको जी लो। वो लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी और मैं उसके चेहरे की रौनक, रंगत, उसकी बोली की खनक सुन देखकर खुश थी। पर अब वो हताश थी, निराश थी, उदास थी। बोलती थी तो लगता है जैसे कुएं में बहुत नीचे उतरकर बोल रही है। डूबी डूबी आवाज सुनकर मेरे भीतर कहीं कुछ डूब जाता था। असल में उसकी नौकरी छूट गई थी, नई नौकरी मिल नहीं रही थी। इधर हम सब उसके विवाह की बातें कर रहे थे, लड़के देखने की बात कर रहे थे, पर उसमें किसी बात को लेकर कोई उत्साह नहीं था। उससे जब भी बात करते लगता जैसे वो वहां है ही नहीं, किसी दूसरी दुनिया से जैसे उसकी आवाज आती, देख लो, ठीक है, कर दो। क्या कहा? आदि आदि। लड़का देखने दिखाने का समय आता तो टालने की कोशिश करती। फोटो का क्या भेजना माँ, कहो फेसबुक से देख ले। अरे माँ, ये भी कोई नाम है लड़के का? मेरा बायोडेटा? अरे कोई नौकरी पे रखना है क्या? फोटो लड़कियां नहीं देखी क्या आज तक? पहले लड़के की फोटो मंगवाओ, फिर मेरी फोटो भेजना। माँ, अगर कोई काली, गोरी, ठिंगनी, लंबी या दान दहेज की बात करे तो मुझसे मत मिलवा देना। नौकरी छूटने के बाद जब भी उससे फोन पर बात की, लगा बस उसकी रुलाई फूटने ही वाली है, बस अब वो टूटकर गिरने ही वाली है। कभी लगता जैसे वो एक लंबे रास्ते पर झुलसाने वाली गर्मी में पैदल चली जा रही है, सारी छायाओं को छोड़ते हुए। असल में वो अकेली पड़ गई थी। सब दोस्तों के जॉब थे, मास्टर्स के चक्कर में वो जॉब में सबसे बाद में आई थी। खैर, ऐसे में मैं बेटी से मिलना चाह रही थी, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाह रही थी, उसकी उदासियों को कम करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि हम उसके साथ हैं। और ये दौर तो हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति के जीवन में आता है, इससे क्या घबराना। जैसे पिछले दिन हंसकर बिताए, वैसे ही इन्हें भी हौसले के साथ बिताओ। यही तो परीक्षा की घड़ी है। असल में पास होकर तो अब दिखाना है। ये जीवन का व्यवहारिक पक्ष है, इसे समझना और समझाकर निभा लेना ही जीवन है। उसका जन्मदिन भी आ रहा था, सो मैं उसके पास मुंबई चली गई। घर में सब सो रहे हैं, पर मुझे नींद नहीं आ रही। जब से उससे मिलकर लौटी हूं, मन ही नहीं लग रहा। मुझे बार बार उसका चेहरा याद आ रहा है, मुरझाया, कुंभलाया हुआ चेहरा। उसकी बातें याद आ रही है। कह रही थी, माँ, छोटे शहर में मन मुताबिक काम कहाँ मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी तो जरूरी है ना। आजकल सभी युवाओं को लगता है जॉब अपॉर्चुनिटी महानगरों में ही है, और जाने क्यों सब प्राइवेट जॉब की तरफ भागते हैं। कहते हैं वहां हमारी मेहनत का फल मिलेगा, हमारा नॉलेज भी अपडेट होगा,
कुछ नया सीखने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा। सरकारी नौकरियों को तवज्जो ही नहीं देते। कहते हैं उनमें क्या रखा है, वही बंदी बंधाई तनख्वाह, काम के घंटे तय। सरकारी नौकरी आदमी को घानी का बैल बना देता है। गोल चक्कर में घूमते रहो तमाम उम्र। जो आज तक सीखा है वो भी भूल जाते हैं। ग्रोथ रुक जाती है, न कोई चुनौती, न काम का कोई फल और न ही उत्साह। काम करो तो ठीक है, न करो तो भी ठीक। उन्हें समझाओ कि सरकारी नौकरी में भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जियो जब तक पेंशन मिलती है। तो कहते हैं प्राइवेट में उतना हम 4 साल में ही कमा लेंगे जितना सरकारी नौकरी में 40 सालों की घिसाई के बाद कमाएंगे। मैंने बेटी से पूछा, नौकरी अच्छी भली चल रही थी, अच्छा पैकेज भी था, तूने बताया कि बॉस भी अच्छे हैं, फिर क्या हुआ अचानक ये? तब उसने बताया, माँ, अचानक एक दिन कंपनी में भूचाल आ गया। पता चला कि कुछ एम्प्लॉय कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। उन सबको कंपनी ने निकाल दिया। किसी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। मेरा उठना बैठना भी उन लोगों के साथ था, पर मैं इस काम में लिप्त नहीं थी। लेकिन अब मुझे भी शक की निगाह से देख रहे थे। निकालना चाहते थे, पर चूंकि सीधे सीधे मुझ पर कोई आरोप नहीं था, सो निकाल नहीं पा रहे थे। मुझसे कहा गया कि मेरा विभाग बदल रहे हैं, सैलरी भी शायद कम हो जाए। ऐसी स्थिति में मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अपमानित होकर कब तक सरवाइव कर पाती वहां। कंपनी की हालत भी पतली हो चली थी। तब वो बंद होने के कागर पर थी और अब तो बंद भी हो गई। मैंने कहा, बेटा, और बहुत है कंपनियां, कहीं भी अप्लाई कर, तुझे तो काम मिल ही जाएगा। तू इतनी टैलेंटेड है, तेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है, वो भी एक रेप्यूटेड कॉलेज की। उसने निराशा में कहा, माँ, आप नहीं जानती हैं, आजकल सब जगह जैक चलती है। बिना गॉडफादर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। एजुकेशन और नॉलेज की भी कीमत तभी है जब आपको कोई पुश करने वाला मिल जाए, वरना सब व्यर्थ है। फिर ये कैंपस इंटरव्यू वाला क्या सीन है बेटा? माँ, आजकल यहां भी खूब ड्रामा है। जिसके सिलेक्शन हो गए, अब मुश्किल है। कैंडिडेट पहले से ही तय होते हैं। ये कंपनियां भी कई बार योग्य उम्मीदवारों को छोड़ जाती है और पहचान वालों को ले जाती है। इसीलिए आजकल युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। एडमिशन के समय से ही जॉब की चिंता सताने लगती है। जॉब अनसिक्योरिटी बढ़ रही है यूथ में। तू कहीं अप्लाई कर, भाग दौड़ कर, यूं ही खामियां गिनाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। आप देख ही रही हैं माँ, मैं लैपटॉप लेकर बैठी हूँ, कहीं अप्लाई करती हूँ, कहीं किया हुआ हो तो कॉल लेटर का वेट करती हूँ, कॉल आता है तो इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। आज पूरा 1 महीना हो गया नौकरी छूटे हुए। अब तक मैं 15 इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ। कहते हैं एक्सीलेंट, पर जॉब नहीं मिलता। कोई कहेगा HR डिपार्टमेंट से बात करते हैं, कोई कहता है 1 वीक के बाद पता करना, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता। कोई तो ये भी कहता है कि आज ही किसी को रख लिया है। कोई कहता है कि आपके लायक काम ही नहीं है। कोई कहता है अगले महीने देखते हैं, पर देखता कोई नहीं। माँ, मैं तो नौकरी के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। हो सकता है अगले वीक दिल्ली भी इंटरव्यू के लिए जाऊं। बेटा, वहां रुकेगी कहाँ? ओह माँ, अब ये यूजलेस सवाल कम से कम आप तो मत करो। रुक जाऊंगी किसी फ्रेंड के यहाँ, किसी हॉस्टल में, किसी PG में, कहीं भी यार।
एक दिन की ही तो बात है। वैसे दिल्ली में अपने ठहरने की व्यवस्था कर ली है मैंने। अब ये मत पूछना कहाँ। मेरी फ्रेंड के यहाँ पीजी में। टिकट बन गई तेरी? हाँ माँ, ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी। वेटिंग में है, उम्मीद है कंफर्म हो जाएगी। और अगर न हुई तो? अरे माँ, न हुई तो कोई बात नहीं, टीटी को कुछ ले दे के हो जाएगा। यार माँ, आप इस उम्र में भी ये सवाल कर रहे हो? आप किस दुनिया में रहते हो? ये इंडिया है, इंडिया। डर लगता है बेटा, रात का सफर है, टिकट न मिली तो अकेली। और माँ, वक्त बहुत आगे निकल चुका है, आप बहुत पीछे हैं। इतना कमजोर भी मत समझो हमें। आप दूसरी बातों के बजाय पापा पर कंसंट्रेट करो, उन्हें संभालो। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? मुझसे पूछते हैं जॉब का कुछ बैठा कि नहीं। कहती हूं नहीं तो कहते हैं कि तुम्हारा बैठ भी नहीं सकता। मैं पूछती हूं क्यों पापा, तो कहते हैं नखरे ज्यादा है ना, नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देती हो, जॉब का मामला कैसे बैठेगा। फिर कहेंगे वहां मुंबई में पूरा दिन बैठे बैठे क्या करती हो, घर क्यों नहीं चली आती। मैं घर आने की सोचती हूं, पर यह ख्याल रोक लेता है कि जोधपुर हुई और कहीं से कॉल आ गया तो एकाएक कैसे आ सकूंगी। इसीलिए आना चाहकर भी नहीं आ पाती हूं। और माँ, वहां आकर भी क्या हो जाएगा। पापा तो बात बात में क्रोचेंगे, जैसे आजकल हमेशा क्रोचते हैं। अब तुम बूढ़ी हो चली हो, लगता है शादी नहीं करनी है। जिस लड़के को भी लाता हूं तुम मना कर देती हो। अब तो खैर बात आई गई हुई माँ, पर आपको बता ही देती हूं। मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई थी, कुछ दिन फ्रेंडशिप चली। मुझे लगा कि यही वो शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वो मुझ पर हावी होने की चेष्टा कर रहा है, मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो मुझसे बहुत कम टैलेंटेड था। वो मेरी इज्जत ही नहीं करता था, अपने यार दोस्तों में मेरी खिल्ली उड़ाता था। कहता जॉब तो इसे मिल गई, पर सारा काम ये मुझसे पूछकर करती है। हर कहीं मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता। मैंने उससे तब दोस्ती की थी जब वो बेरोजगार था। मैंने ही उसके लिए जॉब भी ढूंढी थी। कभी कभार मुझसे उधार भी ले लिया करता था। फिर भी सबके सामने खुद को यूं प्रोजेक्ट करता जैसे बड़ा इंटेलिजेंट है और मेरा बॉस है। एक दिन तो कहता है रात के 9 बज रहे हैं, अब तक ऑफिस में क्या कर रही है, निकल वहां से। मुझे कब ऑफिस से निकलना है, कब ऑफिस में घुसना है, क्या वो डिसाइड करेगा। वो लड़का है क्या इसलिए मुझ पर हुक्म चलाएगा। मैं लड़की हूं क्या उससे बेइज्जत होने के लिए। मैं उससे किसी भी मामले में कम नहीं हूं। मां, मैं किसी की भी दबेल नहीं हूं। वो मेरी इज्जत करेगा, मेरे सम्मान की रक्षा करेगा, तभी मुझसे भी उम्मीद करेगा, वरना जाए भाड़ में। क्यों मैं उसके घटिया मजाक बर्दाश्त करूं, क्यों मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, मैं क्यों हमेशा उसे मनाऊं। अगर मैं ही ये सब करूंगी तो वो क्या करेगा, ऐश मौज। अब ये नहीं चल सकता। चला भी लूं पर यह मसला तो उम्र भर का है, कोई 1-2 साल का नहीं। कब तक सहन करूंगी और क्यों करूंगी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, माँ, हमारा ब्रेकअप हो गया है। बेटा, तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, पर तूने कभी जिक्र ही नहीं किया। कभी अपनी दोस्ती, अपनी तकलीफें अपनों से बांट लेनी चाहिए, हल्के हो जाते हैं। खैर, वो लड़का अब क्या कर रहा है। जॉब हंटिंग। तेरी तरह, मेरी तरह।
मुझे सिर्फ महीना भर हुआ है और मुझे तो जॉब मिल भी जाएगा, पर वो पिछले 1 साल से रुल रहा है मुंबई की सड़कों पर। एक दिन हमारा कॉमन फ्रेंड मिला था, रोहन। बता रहा था कि वो आजकल सिगरेट और शराब ज्यादा पीने लगा है। पता नहीं साले के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मंगवाता होगा घर से। माँ बाप भी एक दिन देते देते थक जाएंगे, तब उसे समझ में आएगी अपनी औकात। किसी को कुछ समझता ही नहीं। अच्छा होता मैं करण को अवॉइड न करती, काश मैं उसे समझ पाती। मैंने पूछा, ये करण कौन है? उसने बताया, कॉलेज टाइम से वो मेरे आगे पीछे घूमता था, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लल्लू सा लगता था। उस लड़के को मेरी ही क्लासमेट उड़ाकर ले गई। आज विवाह करके वो विदेश में खुशहाल जीवन बिता रही है। वो लल्लू महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और मेरी क्लासमेट मौज कर रही है। मैं तो हर मामले में बुद्धू ही रही। सच पूछो माँ, तो अब शादी करने का जरा भी मन नहीं है, पर कभी कभी लगता है क्या पता शादी के बाद ही भाग्योदय लिखा हो। शादी भी करा लेनी चाहिए, जीवन में कुछ तो स्थिरता आए। उम्र भी कोई कम तो नहीं है, 30 साल की हो गई हूं। बेटा, तभी तो तेरे पापा चिंतित रहते हैं तेरी शादी के लिए। उम्र निकले जा रही है, तेरे साथ के सब लड़के लड़कियां। माँ, अब आप भी पापा की भाषा बोल रही हो। माँ, मुझे जिस लड़के के साथ पूरा जीवन बिताना है, उसके साथ मुझे खुशी मिलनी चाहिए। उसके साथ से मुझे ये लगना चाहिए कि बस अब किसी का साथ नहीं चाहिए, तलाश पूरी हो गई। हर किसी को कैसे पसंद कर लूं? आप लोगों को तो हर लड़का अच्छा लगता है। कभी कहते हो खानदान अच्छा होना चाहिए, कभी कहते हो लड़का अच्छा होना चाहिए। आपको याद है माँ, वो अहमदाबाद वाला लड़का? मुझे पसंद भी था, पर उसकी माँ को देखकर मैं घबरा गई थी। और शर्मा अंकल ने भी बताया था कि उसकी माँ ठीक नहीं है, सस्पिशियस लेडी है। उनकी बड़ी बहू घर छोड़कर जा चुकी है। उसे ससुराल वालों ने जान से मारने की कोशिश की थी। उस घर में लड़की मत देना। पता है माँ, पापा ने तब अंकल से क्या कहा? कहा था, मेरी बेटी भी बहुत तेज है, उसको संभाल लेगी। पापा मेरी ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं दूसरों के सामने। क्यों? क्या मैंने किसी का खून कर दिया है? किसी की जमीन जायदाद हड़प ली है? किसी को बर्बाद कर दिया है? किसी को काट खाया है? आपकी नाक कटा दी? आखिर क्या किया है मैंने? क्या अपने बारे में सोचना गुनाह है? क्या अपने जीवन के निर्णय लेना अपराध है? अगर है तो करूंगी मैं ये अपराध। ऐसा करके मैं पापा के ईगो को चोट पहुंचा रही हूं शायद, पर उनके ईगो की संतुष्टि के लिए मैं ऐरे गहरे किसी भी लड़के के गले में वरमाला नहीं डाल सकती। सॉरी माँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप पापा को समझाओ, वक्त की नजाकत समझें। अपने बच्चों को निर्णय लेने के काबिल बनाया है तो उन पर यकीन भी करें। उन्हें अपने पांवों पर चलने भी दें, अपने रास्ते चुनने दें, अपनी मंजिल तलाशने दें। थोड़ा रुककर धीरे धीरे बोली, आजकल पापा को जाने क्या हो गया है। बात बात पर आग उगलते हैं। पहले कितने अच्छे थे। और उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो आंसुओं को पीना जानती है। पीकर बोली, मुझे पता है आप पापा को जब भी समझाने की चेष्टा करती हैं, आपको फटकार लगाते हैं। तू उसका पक्ष लेकर उसे बिगाड़ रही है। आजादी इसलिए दी कि हमारा ही विरोध करे। माँ, आपकी तबीयत इसी कारण खराब रहती है। मैं सब जानती हूँ, पर कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आजकल पापा से बहस भी कहाँ करती हूँ, हाँ ना में जवाब देती हूँ। सच तो ये है माँ कि आजकल अपने आप से खुश नहीं हूँ। मेरा मन कहीं नहीं लगता है। न आप खुश, न पापा खुश, न मैं खुश।
न छोटे भाई बहन खुश। माँ, खुशियाँ क्यों चली जाती है जीवन से? कल तक जो अपने होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, एकाएक क्यों बदल जाते हैं? क्यों खुशियाँ अचानक हमारा दामन छोड़ जाती है? ये कहते कहते वो मेरी गोद में सिर टिका देती है। मैं उसके बालों में हाथ फेरते हुए समझाती हूँ, बेटा, कभी कभी हमारा समय ठीक नहीं चलता, पर ये समय भी गुजर जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। और इस समय खुद को खाली मत रख, किसी काम में व्यस्त हो जा। वो अपने बिखराव को समेटते हुए कहती है, हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। मैंने एमबीए करने की सोची है। पर तभी उदास होकर कहती है, माँ, मैं सोचती हूँ कुछ पढ़ूं, पर पढ़ने बैठती हूँ तो मन ही नहीं लगता। पर हाँ, मैं किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से एमबीए ज़रूर करूँगी। थोड़ी मेहनत कर लूँगी तो शायद स्कॉलरशिप भी मिल जाए। आजकल एमबीए भी किसी ढंग के इंस्टीट्यूट से करो तो खर्चा कम से कम 30 लाख आता है। कुछ और न हो पाया तो स्टडी लोन ले लूँगी। आप लोगों से कब तक लेती रहूँगी? आप लोगों की भी लिमिट्स हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, उम्र भी है। पापा कब तक कमाते रहेंगे और हम पर खर्च करते रहेंगे? बेटा, तू पैसों की फिक्र मत कर। मैं बोल ही रही थी कि वो मुझे अनसुना करती हुई चुपके से कॉलेज वाले समय की सीढ़ियां उतर गई और जैसे खुद से ही बतियाने लगी। पढ़ाई वाले दिन कितने अच्छे थे, कोई चिंता नहीं। माँ पापा को गर्व था मुझ पर। मैंने नेशनल लेवल की एग्जाम फाइट की थी। कहते थे बेटी नहीं, ये बेटा है हमारा। और आज की स्थिति तो ये है कि मेरा नाम आते ही पापा उस वक्त को कोसने लग जाते हैं जब उन्होंने मुझे हायर एजुकेशन के लिए भेजा था। कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि इसे ज़्यादा पढ़ाना मेरी गलती है। पापा इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? और वो फीकी सी हंसी हंसती है। मैं उसे अपनी बाहों में घेर लेती हूँ। उसके पापा के रूखेपन से उपजी पीड़ा जैसे उसे भीतर से चीर रही थी। उसे इस स्थिति में छोड़कर आने का मन नहीं था। मैं कुछ और समय उसके साथ बिताना चाह रही थी, उसे और सुनना चाह रही थी, पर घर से दूर कब तक रहती? इनके भी खाने की समस्या थी। मुझे लग रहा था मेरा हृदय 2 टुकड़ों में बंट चुका है। न चाहते हुए भी मैं 4-5 दिन बाद लौट आई। मैं लौट तो आई, पर दिल का एक टुकड़ा बेटी के पास ही रह गया। अब हम सखियां बन गई थी। अब से पहले उसके पास समय ही नहीं हुआ करता था। दोस्त, पढ़ाई, प्रोजेक्ट, नौकरी, पार्टी, बाजार, मीटिंग। पर अब के उसने मुझे हर विषय पर खुलकर बात की। इस बार उसके पास समय था। सच तो यह है कि समय के एक बिंदु पर आकर यार दोस्तों से विमुख होने लगते हैं, और वे आपसे, चाहे अनचाहे। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है, प्राथमिकताएं होती है। वे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, करते भी हैं, पर उनकी भी अपनी सीमाएं होती है। फिर वे अपने सोर्स को अपने बुरे समय के लिए संभाल कर रखते हैं। वीकेंड पर इकट्ठे होते हैं, पर उसमें एंजॉय भी करना होता है, सिर्फ रोना धोना नहीं। खैर, आजकल मुझे जरा कोई चिंता हुई नहीं कि दिल की धड़कनें काबू में ही नहीं रहती। धक 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 धक, और फिर नींद उड़ जाती है। ये उम्र का तकाजा है या चिंताओं के कारण, पता नहीं, पर डॉक्टर कहते हैं ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो तनाव मुक्त रहो। क्या कोई संवेदनशील आदमी इस दुनिया में तनाव मुक्त रह सकता है? ये प्रश्न फिर एक नए तनाव को जन्म दे जाता है, बजाय उत्तर के। मेरे दिल की धड़कनें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। रात गहराती जा रही है। मुझे बेटी की चिंता सी हो रही है। तेज आंधी चल रही है, बाहर भी,
भीतर भी। बाहरी आंधी इतनी डरावनी नहीं है जितनी भयावह भीतरी आंधी है। उदासी और हताशा में अकेली लड़की कुछ कर ले तो मुझे एकाएक एक ख्याल आता है, मेरा गला सूख जाता है, पसीने से तर हो जाती हूँ, एक घूंट पानी पीती हूँ। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। ये पीढ़ी इतनी कमज़ोर भी नहीं है, परिस्थितियों के आगे इतनी जल्दी घुटने टेकने वाली नहीं है। पर फिर लगता है कि किसी कमज़ोर भावुक क्षण में कुछ भी हो सकता है। आखिर है तो बच्ची, कुछ हो गया तो। कई बार ऐसे किस्से सुनने में आते हैं, उनकी याद आते ही दिल घबरा उठा। जरा सी आंधी में कई बार बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। बेटी के जीवन में तो बड़े जोर का तूफान आया है। मैं बेचैन हो जाती हूँ, बेटी को फ़ोन लगाती हूँ, पूरी रिंग जाती है, फ़ोन नहीं उठता। मैं बुरी तरह डर जाती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो लैपटॉप से माथापच्ची करके अभी अभी सोई होगी। तभी इनकी आंख खुल जाती है, आश्चर्य से पूछते हैं, किसे फ़ोन कर रही हो इतनी रात गए? बेटी को। क्यों? ऐसे ही, मन नहीं लग रहा था तो सोचा, अरे शाम को जब तुम अपने बेटे को ट्यूशन के लिए छोड़ने गई थी तब उसका फ़ोन आया था। उसे जॉब मिल गया है, वो सोमवार को ज्वाइन करेगी। और हाँ, सुबह घर आ रही है और इस समय वो ट्रेन में है। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना सारा गुस्सा, सारा तनाव, सारी चिंताओं को इकट्ठा कर इनकी तरफ फेंका। यूं तो दिन भर इसकी उसकी इधर उधर की बातें करते हो, जो काम की बात थी वो नहीं बताई गई आपसे, अब बता रहे हो। अरे वो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, पर अब तेरी ये दशा देखी तो बता दिया, कहकर इन्होंने करवट बदल ली। मेरी तो नींद उड़ रही है और उसे सरप्राइज की सूझ रही है। बड़बड़ाते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज में कमाल का सुकून था, तसल्ली थी, शांति थी। आंधी तूफान सब ठहर चुके थे, अब मुझे नींद आ रही थी। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।